राजस्थान शिक्षक प्रगतिशील का जिला स्तरीय सम्मेलन नवगठित ब्लॉक सरनाऊ। सबसे पहले आप सबकी संख्या को देखकर बहुत ही बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस बात की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। समय को बचाते हुए सम्मानित मंच मन में क्रांति का भाव लिए जालोर जिले के सभी ब्लॉकों से पधारे क्रांतिकारी शिक्षक साथी, जब भी मंच पर जाकर के अगर इतिहास याद आता है और मन में क्रांति का भाव उत्पन्न होता हो, इकबाल जहां चारों ओर दौड़ती नजर आती हो, तो बिना किसी परिभाषा के ये स्पष्ट हो जाता है कि आप किसी जुझारू, किसी मजबूत, ताकतवर शिक्षकों के सम्मेलन के बीच में खड़े हैं, जैसा कि मैं अब आप सभी से मुखातिब हूं। मुझे ये भी याद है वर्ष 2000 में जब आप सभी क्रांतिकारी शिक्षक साथियों ने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन यहाँ सांचौर के सीनियर हायर सेकेंडरी में करवाया। उस कार्यक्रम में मैं चश्मदीद गवाह रहा आपके शिष्य के रूप में। तब से मेरी भावनाएं आप सबके सम्मान में जुड़ी हुई है और हमेशा राह देखता हूँ कि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का सम्मेलन कब आयोजित हो और कब उसका भागीदार बने। आज आप सभी की संख्या, आप सबका जोश ये साफ तौर से साबित। मैंने राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के बहुत सारे आदेशों को अपने पक्ष में कराते देखा है, इसलिए कि आप लोग संख्या से भी भारी होते हैं और अपने विचारों से भी। राजस्थान में शिक्षकों के बहुत सारे संगठन होंगे, लेकिन ऐसे संगठन जिन्होंने आजादी से पहले जिनकी सोच इस राष्ट्र के हित में थी, क्रांति वाली सोच थी, अन्याय के खिलाफ वाली सोच थी, उस सोच को पाठशाला में, पाठशाला के भीतर, पाठशाला के बाहर, कभी कलेक्टर के सामने तो कभी जयपुर के स्टेज सर्कल पर अगर हमने देखा है तो राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के बैनर तले मंच पर हम सभी के वरिष्ठ लोग बैठे, जो भले ही नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हों, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी के कार्यकाल में आपके इस बैनर को बहुत गरिमा दी। मैं उनका भी मंच की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जालोर में प्रशासकों को अगर कभी सोचने के लिए विवश किया, कभी हड़तालों को सांचौर तक सीमित रखने के लिए जिले के प्रशासकों ने एसडीओ के इस तरह अधिकृत किया हो, या फिर राजस्थान में कभी एक तरफा बहुमत वाली सरकार ने भी आपके निर्णय को आधी रात को अपने कक्ष में बुलाकर अगर स्वागत किया है, तो आप लोगों के संघर्ष के कारण किया है। ये संघर्ष जिंदा रहे। बहुत बार अब सुनने को मिलता है कि पिछली भाजपा की सरकार में शिक्षा मंत्री माननीय देवनानी जी ने ब्लॉक पीओ का ग्रुप बना करके शिक्षकों की ताकत को कमजोर किया, ऐसा सुनने को मिलता है। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि भाई अब पीओ क्षेत्र हो जाने के कारण शिक्षकों की कोई मांगे ज्यादा नहीं रही, इसलिए संगठन में वो ताकत नहीं रही। मैं तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा मंच में बैठे लोग आप भी, कि क्या युद्ध खत्म हो जाए, सीमा पर तैनाती कम हो जाए, सीमा पर कंट्रोवर्सी कमजोर हो जाए, तो क्या इस देश को, इस मुल्क को सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी? या 1971 के बाद कभी जंग देखने को नहीं मिले, या फिर छोटी मोटी घटना को छोड़ दें तो चारों ओर देश में सेना की आवश्यकता नहीं रहेगी? ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम लोग जब भी प्रैक्टिस में रहें, जब भी एकजुट रहें, जब भी सैनिक की तरह जोश में रहें, तो युद्ध हमसे कतराता है, इसलिए सेना की आवश्यकता है। सेना केवल एक युद्ध के लिए नहीं है, युद्ध को पहले से रोकने के लिए भी सेना का जो अपना मनोबल होता है ना, वैसा मैं समझता हूँ कि आप लोगों का संगठन इसलिए जरूरी नहीं है कि देवनानी जी जैसे कभी वैसा आदेश दिया है, ऐसा इसलिए कि
कैसी भी सरकार, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे मुल्क के अंदर हो, वो आप लोगों के कर्मचारियों के खिलाफ अगर ऐसा कोई निर्णय ले ले तो फिर आप लोगों का संगठन सेना के रूप में सड़क पे आ जाए, ऐसा भविष्य आपके बीच में देखना चाहते हैं। साथियों, मुझे वार्ता के रूप में एक्चुअल में अधिकृत किया, लेकिन मंच में भूमिका के तौर पे मैंने पहले आपसे कहा कि मैं आपके संगठन से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, इसलिए मेरे विचार फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। मैं मुख्य बिंदु पर लौटता हुआ कि जब मन अंधा हो जाता है तो आंखें कोई काम की नहीं रहती। वो इसलिए कि आंखों का भी कनेक्शन मन से है, उसकी कनेक्टिविटी, और इस मन को सुदृढ़ जागृत अगर कोई कर सकता है तो पाठशाला में शिक्षा के मार्फत टीचर ही कर सकता है। स्कूल में जहां से भावी जीवन की पीढ़ियां डलती है, पूरे देश का भविष्य जिनके हाथ में होता है। अभी सांचौर के कार्यक्रम में एसडीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षकों के कार्य प्रणाली पर कभी संदेह नहीं होता। ये बात सुनकर के हमें बहुत कुछ अच्छा लगा कि जिस देश में शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। साथियों, मैंने पहले भी एक बार आपके सम्मेलन में बात कही थी, आज फिर से दोहराता हूं कि शिक्षकों को राष्ट्र का निर्माता बहुत दफा बहुत सारे लेखकों विचारकों ने कहा है, लेकिन सिर्फ कहा है। मैं राजनीति के प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों से अपील करना चाहता हूं, मीडिया के साथी बैठे उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, और जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी कह रहा हूं, निवेदन करता हूं कि जब जहां जिस प्लेटफॉर्म पर आपकी बात सुनी जा सकती है वहां पर सिर्फ शिक्षक को राष्ट्र निर्माता तक सीमित नहीं किया जाए। राष्ट्र के निर्माण में जितने सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, उनके कम से कम शिलान्यास, शुभारंभ, लोकार्पण में तो कभी कभी शिक्षकों को याद कर लिया करो। आप लोग जिस कुर्सी पर हो, जिस चेयर पर हो, जिस आसन पर हो, वो सिर्फ पाठशाला और टीचर्स की देन है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां भी लोकार्पण हो, राष्ट्रीय लेवल के हो, प्रदेश लेवल के शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करता हमारे शिक्षक हो, अथवा गांव की एजेंसी में भी अगर ऐसे कोई काम हो तो पीओपी पद अपने आप में कोई छोटा नहीं होता। ऐसे लोकार्पण में भी अगर टीचर्स को आप बुलाएंगे तो मैं समझता हूं कि समाज में एक नया मैसेज आएगा कि समाज में आज भी, न केवल वैदिक काल में, न केवल पुराने युग में, आज भी शिक्षकों का सम्मान उतना है जितना जनता के जेहन में अपेक्षित है। साथियों, हमारा संघर्ष केवल सैलरी बढ़ाने से नहीं, केवल किसी सरकार का पक्ष लेने से या विरोध करने से नहीं। मैंने हमारे प्राइवेट स्कूल के सम्मेलन में कहा कि जब जहां पर भी न्याय की आवश्यकता होती है, अगर आवाज को कोई प्रभावी ढंग से रखता है तो वो टीचर रखता है, और टीचर्स में वो ताकत है, वो हुकूमत को भी इधर कभी उधर कर सकता है, शासन को भी इधर उधर कर सकता है, क्योंकि करीब 50% बच्चों को हम पढ़ाते हैं और करीब 50% बच्चे आपकी पाठशाला में पढ़ते हैं। पेरेंट्स की अगर कोई चाबी किसी के पास में होती है तो बच्चे के पास में होती है, और उसकी मास्टर चाबी हम टीचर्स लोग हैं। और लोकतंत्र के अंदर संविधान के निर्माता उन सबसे अधिक अधिकार कोई दिया है तो अंगुली का दिया है, सरकार के दिमाग को ठीक करने का दिया है। जब सरकार कभी शिक्षकों के पक्ष में फैसले नहीं लेती हो या फिर समुदाय के पक्ष में नहीं लेती हो और शिक्षक को वो अगर फैसला करता है तो उस अंगुली वाले अधिकार का इस्तेमाल हम स्वयं तो करते ही करते हैं, लेकिन बच्चों के मार्फत गांव की चौपालों में अगर कोई माहौल बनाता है तो वो टीचर बनाता है। इसलिए टीचर राष्ट्र का भी निर्माता है, और शासन से जुड़े लोग मान लें कि हुकूमत को दाएं बाएं करने का भी निर्माता वो टीचर है। बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान की संवेदनशील सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नेतृत्व वाली ने नए टीचर्स का भी उतना ही सम्मान किया है जितना पुराने हमारे गुरुओं का सम्मान वित्तीय परिलाभों में था, प्रशासकीय परिलाभों में है। बहुत जल्दी डीपीसीयां हो रही है, बहुत योग्य और योग्यतम टीचर्स को यथाउचित सम्मान मिल रहा है। ऐसा सम्मान अगर मिलता है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील हमेशा ऐसी विचार वालों सरकार के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि ऐसी फौज तो हमारे साथ यूं ही है और फिर फैसले अगर उनके पक्ष में नहीं होते हैं तो हम लोग आंख दिखाने की हिम्मत भी तो रखते हैं।
साथियों, आजादी से पहले आजादी के संग्राम में जितनी ताकत साहित्यकारों ने दी, जितनी ताकत लेखकों ने दी, पत्रकारों ने दी, उतनी की उतनी ताकत टीचर्स ने दी है। आज इतिहास में हम लोग तमाम बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम करते, करना भी चाहिए, लेकिन उन्हें प्रेरित करने का काम, माहौल को तैयार करने का काम हम सभी ने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद ने 18वीं सदी के अंदर उन तमाम शासकों को खिलाफ कलम चलाई। भले उस दौरान वो प्रासंगिक नहीं रही होगी, लेकिन आज हमें भी लगता है पढ़कर पढ़ा करके कि काश मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार आजादी के संग्राम में, उनके जैसे साहित्यकार आजादी के महासंग्राम में शामिल नहीं होते, तो मैं समझता हूं कि आज भी हम विदेशी लोगों के गुलाम होते। इसलिए इस लोकतंत्र में जितने सारे स्तंभ है, उन सब में सारे महत्वपूर्ण है और टीचर्स का भी अपना अहम योगदान है। मैं समझता हूं कि अगर समय कुछ ज्यादा ले रहा हूं तो मेरी बात को रोकूंगा। अगर ठीक ठाक चल रहा है, सदन आज्ञा दे, कुछ और बोलने की कोशिश करूंगा। आज सबसे ज्यादा चिंता सिलेबस को लेकर रहती है, पाठ्यक्रम को लेकर रहती है। बहुत बार टीवी के डिबेट में हम देखते हैं कि ग से गमला क्यों पढ़ा रहे हैं, ग से गणेश पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत बार ये पढ़ने को मिलता है कि अकबर महान था, कि वो महाराणा प्रताप महान थे। बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि ये ड्रेस नीली पीली लाल क्यों ये होनी चाहिए। बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि बच्चों को साइकिल इस कलर की मिल जानी चाहिए। बहुत बार ऐसा मिलता है कि स्कूल के अंदर धर्म की शिक्षा इस टाइप से दी जाती है, ये दी जाती है। मैं सारे तथ्य जो आज के समय में प्रासंगिक है उस पर हमला करता हूं सीधे शब्दों में। इसलिए करता हूं कि कृपया पाठ्यक्रम के जो निर्माता है उनसे मेरा आग्रह है कि इतिहास और अतीत को हम लोग नहीं बदल सकते। कृपया इतिहास के अंदर खोटी बात लिखी है तो उस बात को पाठ्यक्रम से बाहर कर दो, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा इतिहास ना बनाओ जो देश के अंदर सांप्रदायिक पारस्परिक सद्भाव को बिगाड़े। ऐसा पाठ्यक्रम में शामिल मत करो ऐसी बातों को जो मनुष्य और मनुष्य में भेद करे। शिक्षा की आवश्यकता किस लिए है? पैसे तो हम लोग भंगार बेच के भी तो कमा सकते हैं, पैसे हम लोग व्यवसाय करके भी कमा सकते हैं, पैसे कमाने के बहुत सारे माध्यम है। लेकिन विचारों की खुराक, मन की ताकत शिक्षा से मिलती है। विद्यामित्र प्रवासेषु हम सभी ने पढ़ा है, जेब कट सकती है, दिमाग की उपज कभी खो नहीं सकती। उसको तैयार करने में बहुत ही ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता होती है। पाठशाला में पहली से 12वीं तक पढ़ाने वाले टीचर इस बात को जानते हैं। और सिलेबस में लिखी हुई बात, क्योंकि हमेशा घर पे बहस होती है, बच्चा बोलता है कि मुझे, पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये सही है, और बच्चा बोलता है ये सही है क्योंकि मुझे टीचर्स ने बताया है, और टीचर्स उसी बात को बताते हैं जो पाठ्यक्रम में लिखाया गया है। फिर टीवी चैनलों पर डिबेट होती है, हम उनसे कहते हैं कि इतिहास को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन इस देश की एकता, उसकी विविधता, उसकी अखंडता के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्माण हो। बोर्ड की क्लास चाहे 5वीं में रखो, 8वीं में रखो, लेकिन समय के साथ जिन बातों की आवश्यकता है उन बातों को शामिल करो। महात्मा गांधी की विचारधाराओं को बाहर किया जा रहा है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दुनिया में घूम घूम करके संविधान को तैयार किया, उन बातों को पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा जा रहा है और सद्भाव को बिगाड़ने वाली बातों को कोर्स में शामिल किया जाता है। मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि आप सभी अपने स्कूल पर या ऐसे संगठन या वाकफिट के दौरान ऐसे प्रस्ताव को लें, सरकार को भिजवाएं, क्योंकि देश के अंदर एक शिक्षा नीति को तैयार किया जा रहा है अभी, और उसमें कभी संशोधन नहीं होगा। तो कम से कम हमारी पीढ़ी उन विचारों को पढ़े। मैंने एक बात 2 दिन पहले खेजड़ली में कही थी कि आप लोग पर्यावरण के नाम पर दुनिया भर के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करते हैं, दुनिया भर के पुरस्कार को आप लोग बांटते देते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जिन लोगों ने 363 कतारबद्ध होकर कुर्बानियां दी, ऐसी बात को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करते। करोड़ों रुपए का बजट पर्यावरण के नाम पे जाता है और उसकी पहचान एक गुमनाम आंदोलन की तरह हो गई है। छोटी घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है। ऐसी बातों को भी पाठ्यक्रम में, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर मेघालय की पहाड़ियों से जैसलमेर के दौरों के बीच जितने सारे बोर्ड है, छोटी क्लासों में शामिल करे, ताकि बच्चा और जर्रा ये समझ ले
कि ऐसा गुमनाम आंदोलन भी इस सृष्टि पर हुआ और हमें भी इस पर्यावरण को बचाने के लिए, हम पर्यावरण का विज्ञान पढ़ा रहे हैं लेकिन इस बातों को शामिल नहीं करते। महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमान लोगों की कहानियों को जितना सम्मान मिल जाना चाहिए ऐसा नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ समय बहुत कम है, लेकिन राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का एक प्लेटफॉर्म मिला। बहुत अच्छी खासी संख्या में आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पॉजिटिव सोच के धनी है, इसलिए मैंने मेरे विचार रखे। दो पंक्तियों के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं कि हम लोग राजस्थान के लोग हैं, उस भूमि से जहां पर महापुरुष वीरों की धरती रही, सूरवीरों की धरती रही, वीरांगनाओं की धरती रही और बलिदानों की जो भूमि है उस पर जोश का आना स्वाभाविक होता है। मैं तो सिर्फ यही बात कहता हूं कि इस देश के लिए वैसा पाठ्यक्रम हो जो पूरे भारत की एकता और अखंडता को जिंदा रख सके। मैं दो लाइनें आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हम है राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। धन्यवाद, जय हिंद।